हाय बच्चों हमारी दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और मैं पढ़ाती हूँ आपको इस चैनल पे क्लास 9th की एसएसटी एंड साइंस बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर अभी ट्रस्ट इश्यूज हैं तो सेशन के बाद कर लेना। एनीवे, आज का हमारा सेशन है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। ये आपके सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर काफ़ी लंबा है, लेकिन चैप्टर में 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसीलिए आज के एक लेक्चर में आपको पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी इस चैप्टर की। एट द सेम टाइम मैं आपको 3 मार्कर 5 मार्कर आंसर के साथ इस सेशन के बीच बीच में कराने वाली हूँ, जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन है। और मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाने वाली हूँ और 1-2 होमवर्क क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो दिस इज लाइक वन कॉम्प्रिहेंसिव सेशन जहां पे आपको ये पूरा चैप्टर एक साथ मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अच्छा, हमने डेमोक्रेसी की अभी तक क्या अंडरस्टैंडिंग हासिल की है? हमने टर्म 1 पढ़ा, वोटर्स डेमोक्रेसी पढ़ा, वाई डेमोक्रेसी पढ़ा, राइट। अपने को समझ आ गया कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन जो है लोगों के हाथ में रहता है। लोग इलेक्शंस में वोट डालते हैं, वोट डालने से जो है लीडर इलेक्ट होते हैं और वो लीडर हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। लेकिन क्या डिसीजन ऐसे ही ले लेते हैं जैसा मन करे, या फिर उसके कोई रूल्स या रेगुलेशन होते हैं? द आंसर इज रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। डेमोक्रेसी में लोगों पे रूल करने के लिए, लीडर बनने के लिए, रूलर बनने के लिए भी आपके पास रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एक पर्टिकुलर पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और ये सारा का सारा प्रोसीजर लिखा कहाँ होता है बच्चा? कॉन्स्टिट्यूशन में। कई बार बोलती हूँ मैं अपने लेक्चर्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक होली बुक की तरह है, जहां से हम अपनी डेमोक्रेसी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को विड्रॉ करते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे रूलर्स जो हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं वो कौन से रूलर्स लेते हैं, किस हिसाब से लेते हैं, क्यों लेते हैं, और अगर वो डिसीजन हमें गलत लगे तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी से। सिविक्स का चैप्टर है, कहानी तो होगी होगी। कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है, ठीक है। ये बात है 1990 की। आपकी टीचर खुद ही पैदा नहीं हुई थी, ठीक है। 13 अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया बच्चा। ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया। ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब ऑफिस से निकला हुआ एक लीगल नोटिस या लीगल डॉक्यूमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट के ऑफिस से निकला था तो ऑफिस, और मेमोरेंडम क्योंकि लीगली सैंक्शन था तो मेमोरेंडम बोल दिया। तो 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया, और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर बन गया आगे आने वाले दिनों में। इनफैक्ट इस ऑर्डर में जो भी बात लिखी हुई थी उसके चक्कर में देश में जो है प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए, देश में जो है अनरेस्ट आ गया एक तरीके से। ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज करती है उसका एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर होता है, तो इस ऑर्डर का भी एक सीरियल नंबर था, उस पर डेट भी लगी हुई थी इसकी। लेकिन बात ये नहीं है कि ये ऑर्डर पे सीरियल नंबर क्या था, बात ये है कि इस ऑर्डर के अंदर आखिर क्या था। अच्छा, ऑर्डर के अंदर क्या था वो आगे बताती हूँ, बट ऑर्डर पे ना जॉइंट सेक्रेटरी के साइन थे भाई। जॉइंट सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग में काम करते हैं उनके सिग्नेचर थे। तो क्या ये ऑर्डर जॉइंट सेक्रेटरी ने इशू किया था, या ये जॉइंट सेक्रेटरी से किसी ने इशू करवाया था? आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो, सो ऑर्डर एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बना क्योंकि इस ऑर्डर ने देश में 27% वेकेंसी सिविल पोस्ट के अंदर, यानी कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर 27% जॉब अपॉर्चुनिटीज बोल दिया कि ये जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी को मिलेगा बच्चा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इससे पहले भी हमारे कंट्री में रिजर्वेशन था पब्लिक जॉब्स में और फैसिलिटीज में, लेकिन वो जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए था। अब इस ऑर्डर ने बोल दिया कि 27% जो कोटा है या 27% जो रिजर्वेशन है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को भी मिलेगा। तो ऑब्वियसली देश में 2 तरीकों के लोग बट गए। एक लोग थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो इस ऑर्डर को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये अच्छा काम है। कुछ लोग थे जो इस ऑर्डर के काफी खिलाफ थे। तो ओवरऑल सोसाइटी में थोड़ा प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। द बेनिफिट ऑफ द जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली टू एससीज एंड एसटीज। एक नई थर्ड कैटेगरी ऐड की गई थी जिन्हें रिजर्वेशन मिलने जा रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इस पे अनरेस्ट आना तो बनता ही था, है ना। पता ही था हमें कि थोड़ा बहुत अनरेस्ट आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा अनरेस्ट आ गया। तो इस स्टोरी से हमने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था और उसमें डेमोक्रेसी के लोगों ने रिएक्ट किया या रिस्पॉन्स किया उस डिसीजन के लिए। बट क्या आपको लगता है ये डिसीजन जॉइंट सेक्रेटरी ने अकेले ले लिया था? द आंसर टू दैट इज एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि जॉइंट सेक्रेटरी तो सिर्फ एक ऑफिसर थे जो गवर्नमेंट के बोलने पे उनके ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहे थे। वो ऑर्डर तो बहुत लंबे प्रोसेस से आया था, उस ऑर्डर में कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं था, उस ऑर्डर में हमारे देश के कई सारे लीडर्स इन्वॉल्व थे, राइट।
जब भी कंट्री में एक मेजर डिसीजन लिया जाता है ना बच्चा, तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तभी हम डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में हम पढ़ते हैं ना कि सबकी बातें और सबके ओपिनियंस मैटर करने चाहिए, तो ऑब्वियसली जितने ओपिनियंस उतने लोग और उतने लोगों का योगदान होता है डिसीजन में। लेकिन फिर भी देश की डेमोक्रेसी में सबसे मेजर फंक्शनरीज जो होती हैं, फंक्शनरीज का मतलब ऐसे लोग या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करती हैं। तो लोग भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे प्रेसिडेंट एक व्यक्ति होते हैं और पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। सो देश के सारे मेजर डिसीजन कुछ पर्टिकुलर फंक्शनरीज से होके गुजरते हैं, और जो सबसे टॉप 3 फंक्शनरीज है हमारे देश की, टॉप 3 ऐसे लोग या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं डेमोक्रेसी में, वो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को स्टेट का हेड बोला जाता है। मतलब इंडिया एज अ स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। हमारी डिफेंस का भी हेड कौन है? प्रेसिडेंट, राइट। तो उनकी हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होती है। हाथ में पावर्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल पे फॉर्मल अथॉरिटी है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें हेड ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। इनके पास एक्चुअली में प्रैक्टिस में बहुत सारी पावर होती है। ये कैबिनेट मीटिंग्स को हेड करते हैं, लोकसभा में इनकी काफ़ी चलती है, राज्यसभा में इनकी काफ़ी चलती है, लोग इन्हें बहुत मानते हैं, देश के लोग इनसे बहुत कनेक्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 घर होते हैं, हम सब जानते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में हमारे इलेक्ट किए हुए लीडर्स बैठते हैं, जो हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ये बात आप समझ लो तो बेटर है कि लॉ जुडिशरी नहीं बनाती है, लॉ हमारे मिनिस्टर्स बनाते हैं, लीडर्स बनाते हैं। तो अभी जो ये ऑर्डर बना था, जो ये ऑफिस मेमोरेंडम लॉन्च हुआ था, ये भी इन्हीं सारे लोगों से होके गुजरा था। अब हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर बात क्या थी यार, ये ऑर्डर आया कहाँ से और कहाँ, फर्स्ट आदमी कौन था या औरत कौन थी जिसने इस ऑर्डर को इनिशिएट किया, और फिर जॉइंट सेक्रेटरी तक ये बात कैसे गई, ठीक है। तो थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, 1979 में चलते हैं। 1979 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को हायर किया। एक्चुअली 1979 से काफी सालों पहले एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी, जिसका काम था कि देश के सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट ग्रुप को और कम्युनिटीज को ढूंढे और ये रेकमेंड करे। मतलब कमीशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, तो कमीशन का काम था कि आप ढूंढो कि कौन सी ऐसे कास्ट या कम्युनिटीज हैं जहाँ पे लोग जो है थोड़े पिछड़े हैं, और उनके एम्पावरमेंट के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कर सकती है। लेकिन फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बना था, जिसे कलेकर कमीशन भी बोलते हैं, उनसे जो रिकमेंडेशन आई थी वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की थी। उन्होंने बोला कि ये जो वेल रिसर्च्ड नहीं है तुम्हारी रिकमेंडेशन, तो हम इस पे काम नहीं करेंगे। इसीलिए 1979 में सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई थी कि चलिए अब आपको हम काम सौंपते हैं, आप देख के आइए कि कौन कौन सी कैटेगरीज को क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके हेड कौन थे? बीपी मंडल। बच्चा, जब भी डेमोक्रेसी में कमीशंस बनती है ना ऐसे कोई, तो उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका जैसे इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ढूंढे और उनका एम्पावरमेंट लाएं, राइट। इस कमीशन के जो हेड होते हैं ना, यूजुअली कमीशन उनके नाम से जानी जाती है। तो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को आप सिंपली क्या बोल सकते हो? मंडल कमीशन बोल सकते हो। ये यूपीएससी स्टैंड पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी जो डेमोक्रेसी की कमीशन हैं उन पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ लर्निंग देम इफ यू आर एन एस्पिरेंट। चलो, तो पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन तो भाई जो 1953 में बनी थी, कलेलकर कमीशन, वो तो थोड़ी मतलब एक तरीके से रिकमेंडेशन उसकी फेल हो गई थी, तो सेकंड हमें बनानी पड़ी थी। तो सेकंड का काम था कि आप ढूंढिए कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं और उनके लिए हम क्या क्या अच्छे कदम उठा सकते हैं। तो कमीशन बन गई 1979 में। एक साल उन्होंने रिसर्च की, अगले ही साल उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन बड़ी सी रिपोर्ट में दे दी। 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी कि हम कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप है जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और इनके लिए 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, चाहे ताकि डेमोक्रेसी में इनका भी डेवलपमेंट बाकी कम्युनिटीज के हिसाब से हो सके, ठीक है। तो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में रिकमेंडेशन था। अब रिकमेंडेशन क्या होता है? एक तरीके से एडवाइस होता है बच्चा। तो मंडल कमीशन ने बोला कि हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये कदम उठाना चाहिए। कदम उठाना ना उठाना किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है, लीडर्स के हाथ में। तो काफी सालों तक, 1980 में ये रिपोर्ट आ गई, लेकिन काफी सालों तक इस रिपोर्ट पे कोई काम नहीं हुआ, इस रिकमेंडेशन को माना नहीं गया। सरकारें आई, सरकारें बदल गई, लेकिन फिर भी ये रिकमेंडेशन वहीं की वहीं अटकी रही। फिर आए इलेक्शंस, 1989 के इलेक्शन। पावर में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस।
सामने कौन सी पार्टी खड़ी थी? ऑपोजिशन पार्टी जनता दल। जनता दल ने देश के लोगों से अपने इलेक्शन कैंपेन में ये वादा कर डाला कि अगर आप हमें लोकसभा इलेक्शन में जितवाते हैं, जनरल इलेक्शंस में जितवाते हैं, तो फिर हम जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इतने सालों से बैठी हुई है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, हम उस पर काम करके दिखाएंगे। लोगों ने जनता दल की ये बात मान ली और जनता दल इलेक्शंस में जीत गई। तो 1989 के इलेक्शन कौन जीता? जनता दल। जनता दल के लीडर कौन थे? वीपी सिंह। तो जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं वही बनते हैं प्राइम मिनिस्टर मोस्टली, राइट? तो कौन बन गया प्राइम मिनिस्टर? वीपी सिंह बन गया प्राइम मिनिस्टर। अब वीपी सिंह ने बोला था तो वीपी सिंह को करना पड़ेगा। उन्होंने बोला था मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस में मानूंगा, राइट? अब देखते हैं किया कि नहीं किया। एक्चुअली में किया। तो जैसे ही वीपी सिंह की सरकार बनी, वैसे ही क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त इंडिया के, उन्होंने बोला कि यार तुमने पहले बोला था इलेक्शन कैंपेन में कि तुम ये काम करके दोगे, तो अब ये तुम ये काम करो। तो एक बार प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि चलो चलो अभी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे एक्ट अपॉन करो। तो यूनियन कैबिनेट बैठ गया, यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर्स बैठ गए 6 अगस्त 1990 को। उन्होंने भी ये फॉर्मली डिसीजन ले लिया भाई कि यार हमने बोला था, हमें करना तो पड़ेगा। नेक्स्ट दिन क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने बोल दिया पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट तुम्हें ये लॉ पास करना है। आप समझ रहे हो? लॉ तो पार्लियामेंट से ही पास होगा, लेकिन अगर एक बार वीपी सिंह ने बोल दिया तो उस बात का प्रभाव बहुत पड़ेगा। उस लॉ बनाने में अभी भी लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन वीपी सिंह ने बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो फिर यार करना तो पड़ेगा। ये काफी लोग प्रभावित हो गए इससे। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने बोला तो पार्लियामेंट से ये लॉ जो है पास हो गया। कैबिनेट का डिसीजन था, कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया, लॉ बन गया था। लॉ बनने के बाद ये बात पहुंची डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास। वहां के जो सीनियर ऑफिसर थे, जैसे कि जॉइंट सेक्रेटरी, उन्होंने झटपट ये ऑर्डर ड्राफ्ट कर दिया। कैबिनेट का उस पर अप्रूवल लग गया, ठप्पा लग गया कि हाँ भाई ये ड्राफ्ट जो है सही है। फिर जॉइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर हो गए और इस तरीके से ये ऑफिस मेमोरेंडम जो है जनता के सामने आया। तो आप देख रहे हो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रेसिडेंट ने बोला प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट, फिर गई बात पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने भेजा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वहां से गई बात जॉइंट सेक्रेटरी, उन्होंने किए साइन, फिर आया लोगों तक। तो जब भी डेमोक्रेसी में ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं बच्चा, तो वो काफी सारे फंक्शनरीज या काफी सारे लोगों से होके गुजरते हैं। जब ये डिसीजन ले लिया गया, अब डिसीजन काफी बोल्ड था, बहुत बोल्ड था। देश में 27% रिजर्वेशन देने की बात हो रही थी। तो ऑब्वियसली सम पीपल थॉट इट इज जस्टिफाइड, सम पीपल थॉट इट इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज अगेंस्ट इक्वालिटी। लेकिन कुछ लोगों को लगा नहीं, ये इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है, हम तो उन्हें ज्यादा डेवलपमेंट दे रहे हैं, उन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं जो सदियों से क्या है, बैकवर्ड कास्ट हैं, और उसका डेटा था हमारे पास। लेकिन कई लोगों को फिर भी लगा कि ये इक्वालिटी के खिलाफ है। तो सोसाइटी में अलग अलग ओपिनियंस आने लगे, अलग अलग क्लैशेस आने लगे, ठीक है। सो बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया, कई जगह तो दंगे हो गए, दंगे जो है थोड़े से वायलेंट भी हो गए। तो इन दंगों को सुलझाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट से। देखो बच्चा, जब भी गवर्नमेंट कोई आपके लिए लॉ बनाती है, अगर आपको लॉ पसंद आया तो मान लीजिए, डेमोक्रेसी है। लॉ नहीं पसंद आया तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 1992 में खटखटाया था कि हमें तो ये लॉ बिल्कुल पसंद नहीं, ये लॉ तो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। तो सारे लोगों का केस अलग अलग तो चला नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन सारे केसेस को क्लब कर दिया। तो केस का नाम क्या बना? केस का नाम बना इंदिरा साहने एंड अदर्स। मतलब इंदिरा साहने लीडिंग एडवोकेट हो गए, और जो बाकी लोग थे जिन्होंने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था सेम ही डिसीजन के लिए, तो इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्योंकि केस किसके अगेंस्ट था? सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग जो है खफा थे, तो उनके अगेंस्ट था केस। देख रहे हो डेमोक्रेसी की पावर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो 1992 में ये केस बना, 11 जजेस का बेंच बैठा। उस जमाने में ना जो डिसीजन है वो बेंचेस पे लिए जाते थे, मतलब अ ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स और नॉट एडवोकेट्स, अ ग्रुप ऑफ जजेस यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड टेक अ डिसीजन, स्पेशली सच बिग डिसीजंस। तो 11 जजेस का बेंच बैठा और बेंच ने ये डिक्लेयर किया कि मंडल कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, देश के हित में है, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसा है वैसा रहने दो, लेकिन एक चेंज कर दो। अब जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के साथ उस व्यक्ति को दो जो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। भाई बात तो यहीं आके खत्म हो जाती है ना कि आप बैकवर्ड हो तो क्या गरीब भी हो? तो अगर आप सोशली भी बैकवर्ड हो, एजुकेशनली भी बैकवर्ड हो और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हो, तो डेफिनेटली आपको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं हो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सिर्फ सोशली और एजुकेशनली हो, तो आपको ये 20% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये हुआ चेंज।
अकॉर्डिंगली जब ये चेंजेस दोबारा हो गए, दोबारा से नया ऑर्डर पास हुआ, तो दोबारा नया ऑफिस मेमोरेंडम छपा जो सितंबर 8 1993 को छपा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई रिकमेंडेशंस भी इंक्लूडेड थी। तो आप लोग जानते होंगे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं हमारे इंडिया में, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वो बैकवर्ड क्लासेस आती हैं जो इकोनॉमिकली ठीक ठाक होती हैं, यानी कि मतलब पुअर नहीं होती हैं, और नॉन क्रीमी ओबीसीज में वो लोग आते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस भी होती हैं बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड होती हैं, राइट। सो अब हमें स्टोरी पता चल गई है इसके पीछे की। चलो, तो इससे पहले कि आगे जाए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्लेन द इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया केस। ये काफी एक टिपिकल क्वेश्चन है जो 5 नंबर में या 3 मार्क्स में आ जाता होता है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टार्ट से लिखना पड़ेगा कि भाई मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, उस रिकमेंडेशन पे वीपी सिंह ने एक्ट अपॉन किया था, फिर वो जो ऑर्डर पास हुआ था उससे सोसाइटी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, कई लोगों को पसंद आया, कई लोगों को नहीं पसंद आया, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो फिर ये केस बना इंदिरा साहनी एंड अदर्स। मतलब ये एक पॉइंट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि केस तक हम पहुंचे कैसे, ये तो लिखना पड़ेगा। फिर केस में आप डाल देना कि 11 जजेस का बेंच बैठा था, बेंच ने बोला कि रिकमेंडेशन वैलिड थी लेकिन एक छोटा सा चेंज करने को बोला, फिर उस चेंज के साथ दूसरा नया ऑफिस मेमोरेंडम लागू हुआ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, चलो। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो अभी हमने इस कहानी से सीखा कि एक कंट्री में बहुत सारी चीजें हो रही होती है भाई, एजुकेशन पे भी ध्यान देना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, फॉरेस्ट पे भी ध्यान देना है, पावर्टी पे भी ध्यान देना है, हंगर पे भी ध्यान देना है, द लिस्ट इज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट। तो गवर्निंग अ कंट्री इज नॉट ईजी, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजों पर क्या ध्यान देना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेमोक्रेसी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आधी जनता जो है डिसीजन लेगी, आधी जनता जो है उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेगी। और ऑब्वियसली जुडिशरी भी होती है कि अगर कोई डिसीजन गलत था या किसी डिसीजन के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया है दो स्टेट्स के बीच में या सेंटर या स्टेट के बीच में या लोगों के बीच में, राइट, तो उन झगड़ों को सुलझाने के लिए भी लोग होते हैं डेमोक्रेसी में। इन्हीं सारे लोगों को, जो डिसीजन लेने वाले हैं वो भी, जो डिसीजन इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो भी, जो डिस्प्यूट सुलझाने वाले हैं वो भी, इन सारे तरीके के लोगों को डेमोक्रेसी में क्या बोला जाता है बच्चा? इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स, और यू कैन से इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज, राइट। तो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस भी कलेक्ट करती है, उस पैसे को जो है स्पेंड करती है हमारे वेलफेयर के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। ये सारे काम निपटाने के लिए हमारे पास अरेंजमेंट्स होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप है, वही स्पोर्ट्स में भी देख रहा है, वही हेल्थ में भी देख रहा है, वही एजुकेशन में भी देख रहा है, वही स्टेट में भी देख रहा है, सेंटर में भी देख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं, अलग अलग लोग अपॉइंटेड होते हैं, और इस तरीके के अरेंजमेंट को बोला जाता है इंस्टीट्यूशंस। तो डेमोक्रेसी में अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशन होते हैं, हर इंस्टीट्यूशन का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है और उस काम को करने का एक पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन होता है, और ये सारी बातें किसमें लिखी होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आगे हम जो भी फंक्शनरीज पढ़ने वाले हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाले हैं, पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी हो गई, राइट, ये सारे के सारे अरेंजमेंट डेमोक्रेसी में क्यों बनाए जाते हैं वो अब हमें समझ आ गया, क्योंकि काम बहुत सारा है, बांट लेंगे तो अच्छे से होगा, राइट। चलिए, द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। यूजुअली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन होते हैं बच्चा? एल फॉर लेजिस्लेचर, एल फॉर लीडर्स। तो लीडर्स होते हैं हमारे मिनिस्टर्स, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठने वाले मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स हैं। लेजिस्लेचर क्या करता है? लॉज बनाता है। तो हमारे मिनिस्टर्स हमारे लिए लॉज बनाते हैं। लॉज बना भी सकते हैं, कोई लॉ ऑलरेडी है उसमें कोई चेंज भी कर सकते हैं, कोई लॉ मतलब अब सोसाइटी के लिए सेंस नहीं बनाता उस लॉ को हटा भी सकते हैं। तो लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है बनाने से रिलेटेड और हटाने से रिलेटेड वो आपका लेजिस्लेचर करता है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो ये बनाए हुए लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब काम करके देते हैं। एक तो होता है ना बातें करना, एक होता है डिसीजन लेना, एक होता है एक्चुअल में काम करना। जैसे मम्मी हमें बोले कि कमरा साफ कर लो, तो कमरा साफ तो हमें करना पड़ रहा है, तो मम्मी तो हो गई लेजिस्लेचर लीडर और हम हो गए एग्जीक्यूटिव, हमने कमरा साफ करके दिया, राइट। तो ये लोग लॉज को कैरी आउट करते हैं। फिर होती है आपकी जुडिशरी, जो लॉज को इवेलुएट करती है कि क्या लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हित में था या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। एट द सेम टाइम उस लॉ से रिलेटेड कोई झगड़ा होता है सोसाइटी में या गवर्नमेंट में, तो उसको सुलझाती भी कौन है? जुडिशरी। तो ये तीन पार्ट्स में जो है गवर्नमेंट डिवाइडेड होती है। नाउ प्राइम मिनिस्टर, इन एक सेकेंड,
तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन सबके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं बच्चा, लेजिस्लेचर के भी लिखे हैं, एग्जीक्यूटिव के भी लिखे हैं, जुडिशरी के भी लिखे हैं, और इनके अलग सब पार्ट्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके सिविल सर्वेंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में आईएएस बनने का कितना एक फितूर है। बहुत सारे लोग पैशनेटली आईएएस बनना चाहते हैं या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज सिविल सर्वेंट्स आर द पीपल हु एक्चुअली गेट द वर्क डन और गेट द डिसीजन इम्प्लीमेंटेड, द डिसीजंस विच आर टेकन बाय द रूलर्स ऑफ द नेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम उनका भी है। सिविल सर्वेंट्स नहीं होंगे तो भी डेमोक्रेसी अच्छे से नहीं चल पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की तो अलग ही बात है, सुप्रीम कोर्ट तो डिस्प्यूट सुलझाने के लिए है ना। सो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, बहुत सारी इनके अंडर भी कमिटीज़ बनती हैं, इनका एक प्रॉपर रूटीन होता है, काम करने का तरीका होता है। डेफिनेटली कभी कभी डिले आ जाता है इनके काम में, क्योंकि डेमोक्रेसी है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन अच्छा आएगा लेकिन थोड़ा देर में आएगा, है ना। तो डिले आ जाता है इनके डिसीजन में बच्चा, लेकिन वो डिले भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो डिसीजन निकलता है फिर वो बहुत अच्छी क्वालिटी का निकलता है। तो हमें लगता है कि डिले इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वालिटी डिसीजन, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो दैट बैड डिसीजंस आर नॉट टेकन इन अ हरी। होते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं कि जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि गलत भी हो सकता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे भी आता है, लेट आए, देर आए, लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है। तो दैट्स योर डेमोक्रेसी। Institution make it difficult to have a good decision taken very quickly, but at the same time they don't rush into a bad decision. Cool. पार्लियामेंट, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन है डेमोक्रेसी का? पार्लियामेंट। अभी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किस तरीके का दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब बात ये आती है कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए, क्या डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के बिना नहीं चल सकती? अब इस पे आते हैं। देखो, दुनिया की सारी डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का क्या फंडा है? डेमोक्रेसी का फंडा है कि फाइनल पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ सिटीजन्स। अब सारे सिटीजन्स तो पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठ सकते, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन कहाँ जाके बैठेगी और कैसे डिसीजन लेगी? फिर तो हो गई, सदियाँ बीत जाएंगी लेकिन डिसीजन नहीं निकलेगा। तो हमें अपने लीडर्स को इलेक्ट करना पड़ता है, और उन लीडर्स पे हम छोड़ देते हैं कि आप जो हमारे लिए डिसीजन लेंगे वो हमें मंजूर होंगे, राइट। मंजूर नहीं होंगे तो हम प्रोटेस्ट कर लेंगे, बट मंजूर होंगे। सो हर डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हमारी कंट्री में वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ग्रुप है जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, उन्हें हम पार्लियामेंट बोलते हैं। समझ आया? डेमोक्रेसी का फंडा है कि लोगों के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव्स लेंगे डिसीजन, जैसे क्लास के बिहाफ पे क्लास मॉनिटर। हमारे इंडिया में उन रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला जाता है पार्लियामेंट। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला जाता है पार्लियामेंट। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या कि विधानसभा। नहीं आया होगा समझ, समझा देती हूँ, रुको अच्छे से समझाती हूँ। कहाँ समझाऊँ? यहाँ समझा दूँ? ओके। डेमोक्रेसी बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक हो गया सेंटर, बच्चा सेंटर को ही आप क्या बोलते हो? यूनियन। एक हो गया स्टेट। स्टेट में कौन बनते हैं बच्चा? स्टेट में होती है विधानसभा। विधानसभा का दूसरा नाम क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी राजस्थान की है तो क्या बोलोगे? राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। हरियाणा की है तो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये हो गई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। विधानसभा के मेंबर्स को क्या बोला जाता है? मेंबर्स को बोला जाता है विधानसभा के MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑन द अदर हैंड सेंटर में दो घर होते हैं भाई, अपर हाउस, लोअर हाउस। एक हो गया आपका लोकसभा, लोअर हाउस, और एक हो गया आपका अपर हाउस, राज्यसभा। दोनों ही मिनिस्टर्स को क्या बोला जाता है? जो लोग लोकसभा में बैठेंगे या राज्यसभा में बैठेंगे उन्हें क्या बोलोगे आप? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, ठीक है। तो ये लोग जो हैं ये सेंट्रल लॉज बनाते हैं। स्टेट के लॉज जो हैं कई तरीके से बनते हैं, वो MLAs बनाते हैं। तो ये है डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। लेट्स मूव ऑन। तो एक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं। पार्लियामेंट के पहले बात तो पार्लियामेंट जो है एक फाइनल अथॉरिटी होता है बच्चा, जो डिसीजन लेता है, लॉज बनाता है। एंड व्हेन आई से लॉज, आई जस्ट डोंट मीन न्यू लॉज। पुराने लॉ में भी कोई नया चेंज करना है तो भी पार्लियामेंट ही करेगा, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स करेंगे। और अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ को खारिज करना है, अबॉलिश करना है, तो वो भी कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा।
दूसरा पॉइंट है कि ये एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स कौन से काम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो उन कामों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएज ने लिया होता है। तो हमारे लीडर्स लॉज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करना सिविल सर्वेंट्स का काम है। और इंडिया जैसी कंट्री में मिनिस्टर्स के हाथ में डायरेक्ट और फुल कंट्रोल होता है, लेकिन कब तक होता है वो कंट्रोल, जब तक वो पावर में, जब तक वो पावर में है वो सिविल सर्वेंट्स को ऑर्डर दे सकते हैं कि ये वाला काम कर दो, लेकिन जब वो पावर में नहीं है तो फिर कोई और लीडर आएंगे, फिर वो ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो इट इज रोटेटरी बट एट द सेम टाइम द कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। थर्ड पॉइंट इज कि गवर्नमेंट जो है, एक तरीके से गवर्नमेंट कौन है, पार्लियामेंट है, यानी कि हमारे एमपीज और एमएलए जो होते हैं ये पैसा कंट्रोल करते हैं, पब्लिक का मनी किस तरीके से स्पेंड किया जाएगा, कौन सी वेलफेयर स्कीम में, स्कूल बनाने में यूज होगा कि कॉलेज बनाने में यूज होगा कि हॉस्पिटल बनाने में यूज होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं। सबसे बड़ा फोरम है डिस्कशन और डिबेट का। भाई इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ चाय वाले पे भी 8 लोग बैठ के ना इंडिया के बारे में ओपिनियंस रखते हैं कि हमें तो लग रहा है ना कि ऐसा होना चाहिए, अरे फसल तो खराब हो गई थी, ये तो इंडिया में चलता ही रहता है, राइट। लेकिन ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे ये डिस्कशन और डिबेट कहाँ देखने को मिलता है, पार्लियामेंट में देखने को मिलता है। और इसी डिस्कशन और डिबेट की बदौलत हमारे जो डिसीजन निकलते हैं डेमोक्रेसी में वो अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं, क्योंकि इस डिबेट और डिस्कशन की वजह से सारे मिनिस्टर्स जो अलग अलग स्टेट से आते हैं उनकी बातें उस डिसीजन में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। तो पार्लियामेंट के हमने क्या क्या चीजें अच्छी हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो तो समझ लिया। सिंस Parliament plays a central role in modern democracy. Most large countries divide the role and powers of the parliament in two parts. तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के दो घर हैं, दो घर बोल सकते हो या दो चेंबर बोल सकते हो या दो हाउसेस बोल सकते हो। एक घर तो हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, मतलब हम वोट डालते हैं, एमपी बन जाते हैं और एमपी बैठ जाते हैं पार्लियामेंट में। और दूसरे घर जो है वहाँ पे इलेक्शन जो है इनडायरेक्टली होते हैं। ये मैं समझाती हूँ अभी आपको। The most common work for the second house is to look after the interest of the various state and region of federal unit. लोकसभा राज्यसभा, इस नाम का मतलब कभी समझ में आया आपको, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोक का मतलब लोग, तो लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे होते हैं उनका मेजर काम होता है लोगों के लिए वेलफेयर करना, लोगों के सिटीजन्स के बिहाफ पे डिसीजन लेना। और जो राज्यसभा, राज्य का मतलब होता है स्टेट, तो राज्यसभा के मेंबर्स का मेन मोटिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टेट्स को लुक आफ्टर करना। राज्यसभा ना, दे हैव टू लुक आफ्टर द स्टेट, ठीक है। तो ये तो मेजर ऑब्जेक्टिव है। इस तरीके के दो घर होते हैं बच्चा, टू हाउसेस। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। 245 मेंबर्स हैं अभी हमारे राज्यसभा में, उसमें से 233 तो आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, और ये बाकी जो 12 मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे बनते हैं। बच्चा ये कुछ भी याद नहीं करना है, आई थॉट यू शुड नो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। 245 मेंबर्स, 233 आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, 12 ऑफ देम आर रिकमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। लोकसभा होता है, लोकसभा में 343 मेंबर्स हैं। ये सारे मेंबर्स जो है जनरल इलेक्शंस में इलेक्ट किए जाते हैं, जो पूरे देश का एक साथ इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन, उसमें हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहां से ये मेंबर्स जो है इलेक्ट होकर फिर पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब यहाँ से आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है वो थोड़ा समझा देती हूँ। देखो ये है इंडिया, और इंडिया अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होता है बच्चा। ये सारी हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और किसके बेसिस पे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पॉपुलेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन होगी ऑब्वियसली वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। एरिया के बेसिस पे नहीं है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो हमने पूरी कंट्री को इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया और उस एक यूनिट का नाम रखा कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो देखो आप यूपी में कितनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज यूपी से कम है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन यूपी की ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं इलेक्शन, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकलते हैं एक मिनिस्टर। जैसे मान लो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मिनिस्टर निकले, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मिनिस्टर निकले, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मिनिस्टर निकले। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितना है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे पास 543। तो कितने मिनिस्टर बैठेंगे लोकसभा में, 543। समझ आया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मिनिस्टर बैठते हैं
लोकसभा में। एक तरीके से अगर देखा जाए तो 2 हाउसेज हुए पार्लियामेंट के, एक हुआ लोकसभा जिसका काम था लोगों के लिए वेलफेयर करना, एक हुआ राज्यसभा जिसका काम था आपका स्टेट्स का वेलफेयर देखना। लोकसभा में बैठे आपके डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा में बैठे इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, और जो स्टेट्स हैं आपकी, स्टेट्स में जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं उसमें भी कौन से मिनिस्टर्स बैठते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड। अब बच्चा विधानसभा में कितने लोग बैठेंगे वो वहां की विधानसभा पर डिपेंड करेगा कि कौन सी स्टेट की विधानसभा या कौन सी यूनियन टेरिटरी की विधानसभा की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई स्टेट्स की बात। चलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का पार्ट, मतलब किसी भी घर का पार्ट नहीं होते हैं, ना तो अपर हाउस का पार्ट है ना तो लोअर हाउस का पार्ट है, लेकिन फिर भी इन्हें पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। इनका लॉ बनाने में कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन इन जो भी लॉज बनते हैं कंट्री में वो इनके नाम पे बनते हैं। ठीक है, सो ऑल लॉज आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग बिकॉज ही और शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइदर लोकसभा और इवन राज्यसभा। ठीक है, तो अब हमने 2 घर पढ़ लिए, लोकसभा और राज्यसभा। हमने दोनों के नाम देखे, राज्यसभा का नाम था अपर हाउस और लोकसभा का नाम था लोअर हाउस। तो क्या अपर हाउस के पास ज्यादा पावर है इसलिए उसका नाम अपर हाउस है? द आंसर टू दैट इज नो। अपर हाउस इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने जमाने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी, और उसके बेसिस पे आज भी हम जो इसे अपर हाउस लोकसभा और लोअर हाउस बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से नहीं लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा और राज्यसभा ही लिखा है। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट ज्यादा पावर किसके पास है? ज्यादा पावर आपकी लोकसभा के पास है। राज्यसभा, our constitution does give the Rajya Sabha some special powers over the state, but on most matters the Lok Sabha exercises supreme power. तो who is more powerful out of the two? लोक सभा। अब उसके reasons पढ़ते हैं बच्चों। ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि which of the following houses is actually has more powers and why। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, उसके लिए मैं आपको 3 रीजंस दे रही हूँ। सबसे पहली बात है ऑर्डिनरी लॉ। 2 तरीके के लॉज बनते हैं मोस्टली, ऑर्डिनरी लॉ जिसपे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, और मनी वाले लॉज यानी कि मनी मैटर वाले लॉज। अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे लॉज को आप ऑर्डिनरी लॉज बोलते हो। ऑर्डिनरी लॉज में दोनों के पास पावर होती है। अच्छा चलो फिर से समझाते हैं अच्छे से लॉ कैसे बनते हैं। हाउ लॉज आर फॉर्म्ड इन इंडिया। दो घर हैं अपने पास, लोकसभा राज्यसभा। दोनों में मेंबर्स हैं, इसमें कुछ मेंबर्स हैं, इसमें कुछ मेंबर्स हैं। जब इन दोनों घरों से मेजॉरिटी मिल जाती है, यानी कि 75% लोग बोल देते हैं, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है जब दोनों घरों से, तो वो जो बिल है लॉ बन जाता है। जब तक मेजॉरिटी नहीं मिली है, जब तक पार्लियामेंट के अंदर घूम रहा है, तब तक उसे बिल बोलोगे बच्चा। और जब एक बार बन गया, मेजॉरिटी मिल गई और वो लागू हो गया, तो उसे लॉ बोल दोगे। तो कोई भी जो ऑर्डिनरी लॉ है वो ऐसे ही पास होता है जब उन्हें दोनों घरों से क्या मिल जाती है? रजामंदी मिल जाती है या मेजॉरिटी मिल जाती है। लेकिन बाई चांस लोकसभा के डिसीजन और राज्यसभा के डिसीजन के बीच में कोई मन मुटाव हो गया, बाई चांस लोकसभा का डिसीजन कुछ अलग था और राज्यसभा का डिसीजन अलग था, तो फिर क्या होगा? जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा को एक ही साथ मेजॉरिटी देनी होगी, और अब कौन जीतेगा? लोकसभा जीतेगा। नहीं आया समझ लॉजिक? मैं समझाती हूँ। मान लो देयर इज अ सेक्शन ए, 9th A एंड 9th B। 9th A में देर आर 100 स्टूडेंट्स एंड 9th B में देर आर 50 स्टूडेंट्स। अभी 9th और 9th B से पूछा गया कि आपका फ्री पीरियड गेम्स का होना चाहिए कि नहीं। 9th A ने बोल दिया होना चाहिए, 9th B ने बोला नहीं होना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी है, राइट। फिर डिसीजन कैंसिल आउट हो गया, तो फिर हमने एक जॉइंट सेशन बुला लिया जिसमें 9th और 9th B दोनों के बच्चों को इन्वॉल्व करके फिर से पूछा गया कि क्या आपका ये फ्री पीरियड गेम्स का होना चाहिए कि नहीं। अभी बच्चे किस में ज्यादा हैं? बच्चे ज्यादा हैं आपके 9th A में, 100 बच्चे।
तो फिर ऑब्वियसली जॉइंट सेशन से जो डिसीजन निकलेगा वो 9th A वाला निकलेगा. Similar logic you can put in your Lok Sabha and Rajya Sabha. Because there are more members in Lok Sabha, when a joint session happens, there is more possibility कि जो लोक सभा पहले डिसीजन ले रहा था वही डिसीजन दोबारा से फॉलो होगा, unless some of the ministers change their mind, right? सेकेंड, मॉनिटरी मैटर्स, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी लॉ बनता है वो जो है राज्यसभा रिजेक्ट ही नहीं कर सकता. एक बार अगर वो लॉ लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा जो है राज्यसभा को एक तरीके से मेजोरिटी देनी ही पड़ेगी. ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा ये कर सकता है कि 14 दिन का टाइम मांग ले और 14 दिन का टाइम मांग के लोकसभा को कन्विंस करने की कोशिश करे कि लोकसभा हमें लगता है कि तुम्हें ना ये चेंजेस कर देने चाहिए. लेकिन इट इज अप टू लोकसभा, ये लोकसभा के ऊपर है कि लोकसभा वो चेंजेस करेगा कि नहीं करेगा. लोकसभा का मन है तो चेंज कर देगा, नहीं है तो नहीं करेगा. और एक बार वो 14 दिन का टाइम पीरियड खत्म हो गया फिर राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता. चाहे राज्यसभा को वो लॉ पसंद हो, वो बजट पसंद हो कि नहीं पसंद हो, वो बजट जो है पास हो जाएगा. तो किसके पास है ज्यादा पावर? लोकसभा के पास. ऑर्डिनरी लॉ में किस वजह से पावर थी और मॉनेटरी लॉ में किस वजह से पावर थी? आई होप यू अंडरस्टूड. थर्ड इज कंट्रोल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं बच्चा लोकसभा के मेंबर्स. ये प्राइम मिनिस्टर के खास मिनिस्टर्स होते हैं. ये वो मिनिस्टर्स होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके मेजर डिसीजंस लेते हैं डेमोक्रेसी में, एंड दे आर अ मेंबर ऑफ लोकसभा. If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the council of the ministers, all the ministers including the prime minister have to quit. ठीक है. तो अगर लोकसभा के मिनिस्टर्स कल को बोल दें कि हमें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना ये नहीं पसंद है, मुझे हमें नहीं लग रहा है, सारे मिलके मेजोरिटी से बोल दें कि हमें नहीं लगता ये अच्छे से काम कर रहे हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ता है? जॉब अपनी छोड़नी पड़ती है, एक तरीके से क्विट करना पड़ता है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे लेकिन काउंसिल मिनिस्टर नहीं रहेंगे. एंड प्राइम मिनिस्टर को भी क्विट करना पड़ता है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हमें आप में विश्वास नहीं है, तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को भी नो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो कैप्टन ऑफ द शिप को शिप के साथ जाना पड़ता है. ठीक है. दिस इज द रूल एंड दिस पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द लोकसभा. चलो इससे पहले कि हम आगे चलें और प्राइम मिनिस्टर के बारे में अच्छे से पढ़ें, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस. व्हाट इज अ पार्लियामेंट? यू हैव 5 seconds, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, देन आई विल टेल यू द आंसर. Very nice. The right answer is option number C, Assembly of Elected Representatives at national level. अगर स्टेट लेवल पे होगा तो आप उसे क्या बोलोगे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा हु एल्स कॉन्स्टिट्यूट्स द पार्लियामेंट? लोकसभा और राज्यसभा के अलावा पार्लियामेंट का पार्ट कौन होते हैं? 5 seconds. पढ़ा था हमने, लॉ में इनका कोई हाथ नहीं होता लेकिन ये पार्ट जरूर होते हैं. एब्सोल्युटली करेक्ट. द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट. तो अब चलते हैं हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरफ. अच्छा नहीं, प्राइम मिनिस्टर से पहले ये भी तो टॉपिक बचा है, सॉरी. अच्छा, हमें एक थोड़ी देर पहले, कुछ 10 मिनट्स पहले, 15 मिनट्स पहले एक बात की थी कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में होते हैं. कुछ लोग जो है डिसीजन लेते हैं, कुछ लोग जो है उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं. बस इस बात को याद रखो. तो अब मुद्दा ये है कि कौन इन्हें इम्प्लीमेंट करता है और कौन इन्हें जो है डिसीजंस लेता है. तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, डेमोक्रेसी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे लीडर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आपके सिविल सर्वेंट. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हम इलेक्ट करते हैं, इनका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है. अगर 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो 5 साल तक जो है ये हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे. फिर जो है दूसरे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे. हो सकता है कि यही दोबारा आ जाए बट मोस्ट लाइकली दूसरे आएंगे, राइट. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, MP या MLA. इनका एक फिक्स्ड पीरियड होता है, परमानेंट नहीं होते हैं. इनका काम होता है डिसीजन लेना. किसके बिहाफ पे? सिटीजन्स के बिहाफ पे. इन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं आपके एग्जीक्यूटिव्स. एग्जीक्यूटिव्स कौन से? परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं सिविल सर्वेंट, यानी कि जो UPSC का एग्जाम होता है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, उसको पास करके जो लोग जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में और गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है सिविल सर्वेंट्स. ये लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं. भैया पेपर वेपर पास करके गए हैं तो 5 साल में बदल तो नहीं सकते हैं. ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये रिटायर हो गए ऑफिस से बाहर निकलेंगे. लीडर्स आते हैं जाते हैं लेकिन ये वहीं टिके रहते हैं. सो सिविल सर्वेंट्स का काम होता है कि जो भी लीडर पावर में हैं उनके बोले हुए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए या उनके लिए हुए डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया
जाए। दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। रूलिंग पार्टी बदलती रहती है, सिविल सर्वेंट्स वहीं के वहीं रहते हैं। ऑब्वियसली ट्रांसफर होता है बट दे रिमेन इन द ऑफिसेज। These officers work under political executive and assist them in carrying out day-to-day administration. आपने देखा इतना टफ, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड दे के आप बनते हो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और आपको कौन से डिसीजन को एग्जीक्यूट करना होता है? जो डिसीजंस किसी और ने लिए हैं, लीडर्स ने लिए। और कितनी बार होता है कि हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। तो क्या आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन कभी आया है कि मैम परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को परमानेंट के नीचे क्यों नहीं रखा जाता? मैं बताती हूँ क्यों। आई अंडरस्टैंड कि सिविल सर्वेंट जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होती है और उन्होंने एक एग्ज़ाम निकाला होता है बड़ा डिफिकल्ट सा और वहाँ तक तब पहुँचे होते हैं, राइट? सो देयर ब्लड एंड स्वेट इज गॉन इनटू इट। बट फिर भी हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की पावर होते हैं लोग, राइट? Sometimes the ministers may know very little about the technical matter that come under the ministry that could easily happen in ministry like defense, industry, health, science and technology, mines, etc. अब लोगों के हाथ में पावर है बच्चा, आपके हाथ में वोट था, आपने सिलेक्ट किया है अपना लीडर। अब वो लीडर पढ़ा लिखा है तो भी अच्छा है, अगर वो लीडर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी अच्छा है। अगर उस लीडर को डिफेंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डिसीजन है सिटीजन्स का। हम थोड़ी चूज करते हैं कि कौन सिविल सर्वेंट बनेगा और कौन नहीं बनेगा। वो तो एग्जाम होता है, जिसने एग्जाम निकाल लिया वो सिविल सर्वेंट बन गया या बन गई, है ना? हम चूज करते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे। तो हमारे लिए, सिटीजन्स के लिए यही भला है कि जो डिसीजन लेने की ताकत है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स में हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? लोगों के हाथ में। तो हमने जो बोला है वो होना चाहिए, ठीक है? बाकी किसी ने एग्जाम दिया है कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे। The minister is an elected representative of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. Minister is finally answerable to the people for all the consequences of his or her decision. Obviously, अगर कोई डिसीजन गलत ले लिया या सही ले लिया, हम जाके किसका गला पकड़ेंगे? किसको गाली देंगे? किसको हम बोलेंगे कि हम तुम्हें अलग अगले इलेक्शन में हरा देंगे? मिनिस्टर को। हम सिविल सर्वेंट को जाके थोड़ी बोलते कि अरे तुमने हमारे लिए इतना गंदा डिसीजन लिया, नहीं, हम तो मिनिस्टर को बोलते हैं और उन्हें धमकी मिलती है कि तुम्हें ना अगली बार जिताएंगे नहीं। तो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी जब उनकी है, जिम्मेदारी जब मिनिस्टर्स की है, तो डिसीजन भी कौन लेगा? मिनिस्टर्स लेंगे। तीसरी बात है कि देखो डेमोक्रेसी में सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते। इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, बहुत हंगर है, बहुत इलिटरेसी है। अगर अब ऐसे में हम बोल दें कि नहीं नहीं आपको मिनिस्टर बनने के लिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, या डिसीजन तो जो सिविल सर्वेंट लेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, तो इजंट इट वेरी स्ट्रेंज? इजंट इट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए ना बच्चा। तो आप लिटरेट हो या इलिटरेट हो, इससे क्या मतलब? अगर आप अच्छे लीडर हो तो आप लीडर बन सकते हो। इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली वाई डेमोक्रेसी के डिसीजंस लीडर्स लेते हैं, नो मैटर वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। और मिनिस्टर्स को एडवाइस करने के लिए सिविल सर्वेंट्स वैसे भी बैठे होते हैं, वो सारे एक्सपर्ट्स मिनिस्टर्स के साथ मिलके मिनिस्टर्स को नॉलेज देते हैं। आपको क्या लगता है देश के प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ पता होता है? फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू थर्मल पावर प्लांट टू मरीन लाइफ टू फिशरी कल्चर, इस सब कुछ पता होता है क्या? नहीं। लेकिन एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स घूमती है मिनिस्टर्स के साथ जो उन्हें टाइम टू टाइम नॉलेज देती रहती है, सप्लीमेंट करती रहती है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बीच का ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का आ सकता है। तो मैं दे रही हूँ यहाँ पे आपको आंसर। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लोग इलेक्ट करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एग्जाम दे के जाते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है IAS, IPS, IFS एक्सेट्रा, यानी कि सिविल सर्वेंट्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं ऑफिस में, वो टाइम खत्म तो ऑफिस से निकलना पड़ता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है परमानेंट होते हैं भाई, बैठे रहते हैं, फिक्स रहते हैं वो ऑफिस में। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स अपने डिसीजंस के लिए आंसरेबल होते हैं, लोगों को जवाब देना पड़ता है उन्हें, अच्छा डिसीजन लिया है तो भी, बुरा दिया है तो भी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव से कोई जवाब नहीं मांगता है, वो अपना काम करते हैं बस। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के हाथ में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, लॉज बनाने की पावर होती है। परमानेंट के हाथ में कोई ऐसी पावर नहीं होती, उनके हाथ में पावर होती है डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है? तो ये है आपका बेसिक डिफरेंस। नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चल रही है तो वो प्राइम मिनिस्टर के एक तरीके से इशारे पे चल रही है। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर के कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। तो हम जो प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं उनके कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए, हमने कोई वोट नहीं दिया है कि हमें कौन से प्राइम मिनिस्टर चाहिए, लेकिन फिर भी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, राइट? आई टेल यू हाउ अ प्राइम मिनिस्टर इज मेड। अच्छा, ये भी एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में नहीं है, आप अच्छे से समझोगे तो बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। देखो, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर। अब मेजॉरिटी पार्टी दो तरीके से हो सकती है। मेजॉरिटी पार्टी किसमें? लोकसभा इलेक्शंस में, यानी कि कौन सी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी पार्टी दो तरीके से बन सकती है, या तो आपको ट्रू मेजॉरिटी मिली हो, या तो आपको ट्रू मेजॉरिटी नहीं मिली हो। अगर आपको ट्रू मेजॉरिटी मिली है, इंडिया में 1990 से पहले ट्रू मेजॉरिटी मिलती होती थी, बिफोर 1990 मिलती होती थी, आफ्टर 1990 जो है ट्रू मेजॉरिटी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली। आप जो ये मनमोहन सरकार देखते थे वो भी जो है यूपीए की सरकार थी। अभी भी जो आप मोदी सरकार देख रहे हो वो मोदी मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है, वो सरकार है आपकी एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। तो 1990 के बाद हमारी डेमोक्रेसी ने ऐसा दौर देखा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतने वोट नहीं मिलते थे, इतनी सीट्स नहीं मिलती थी कि उन्हें ट्रू मेजॉरिटी मिले। तो लोग क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती थी, आपस में संगठन बना लेती थी, आपस में ग्रुप बना लेती थी, और इस ग्रुप को बोला जाता है बच्चा अलायंस। जैसे कि बीजेपी ने दो चार पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बना लिया और अलायंस का नाम बना एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और एनडीए की सरकार बनती है। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार, ये वही सरकार होती है जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए आपस में अलायंस बना के इलेक्शन में लड़ती हैं, तो फिर उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार वो जीत भी जाती हैं। और जब एक अलायंस सरकार बनाता है तो उसे बोला जाता है गठबंधन की सरकार। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम कि अगर एनडीए की सरकार बनी है तो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी क्यों हैं? आई टेल यू व्हाई। एनडीए के अंदर, एक ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास है? बीजेपी के पास है। तो एनडीए एज अलायंस के अंदर सीट्स किसके पास सबसे ज्यादा है? बीजेपी के पास। तो बीजेपी के जो लीडर थे उन्हें जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ऐसे ही जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी कांग्रेस वाली, वो यूपीए में सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास थी? कांग्रेस के पास। इसलिए प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? आपके मनमोहन सिंह जी, राइट? तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है ऐसे। डेफिनेटली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर। कभी सिंगल पार्टी को अगर नहीं मिलता है वोट, या अलायंस को भी मेजॉरिटी नहीं मिलता है, आज तक तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन बाई चांस किसी सिंगल पार्टी को भी अगर मेजॉरिटी नहीं मिली, ट्रू मेजॉरिटी नहीं मिली, और किसी अलायंस को भी ट्रू मेजॉरिटी नहीं मिली, मतलब इतनी नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिली कि मेजॉरिटी बोल सकते हैं, तो फिर क्या होगा? तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में से किसी भी मेंबर को जो है प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट लोकसभा मेंबर्स में से किसी भी मेंबर को जो है प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और उन्हें बोलेंगे कि आपके पास टाइम है अपने आप को प्रूव करने का। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव, the president appoints the person most likely to secure the majority support. The prime minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as he remains in the leader of the majority party of coalition. Right? जब तक लोकसभा में आपके कोलिजन या आपकी पार्टी को मेजॉरिटी मिली हुई है तब तक आप प्राइम मिनिस्टर हो। जब तक आपके मिनिस्टर्स आपके साथ खड़े हैं तब तक आप प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि आपका इनडायरेक्ट, मतलब एक तरीके से हमने डायरेक्ट वोटिंग से आपको चूज नहीं किया है। और अगर आपके मिनिस्टर्स ने, आपकी पार्टीज ने कल को हाथ खींच लिया पीछे, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे। बट ये कहने की बात है, प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर होती है, रह लेते हैं यार वो पावर में। After the appointment of the prime minister, the president appoints other ministers on the advice of the prime minister, which are usually from the majority party of the coalition that has a majority in the Lok Sabha. ये मैं समझाती हूँ, एक सेकेंड। देखो, प्रेसिडेंट ने किसे अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया, या तो ट्रू मेजॉरिटी या अलायंस का लीडर, राइट? अभी प्राइम मिनिस्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं।
भाई लोकसभा में इतने सारे हैं, राज्यसभा में इतने सारे हैं, राइट। अब उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से हमें चूज करने हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिन्हें मिनिस्ट्रीज दी जाएगी। भाई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फिनेंस मिनिस्ट्री, ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो चयन होता है वो कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलके करते हैं। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज द मिनिस्टर एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई सही में ऐसा लीडर पसंद आ रहा होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, तो प्राइम मिनिस्टर उसे भी मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन फिर उस व्यक्ति को जो है टाइम मिलेगा 6 महीने का अपने आप को प्रूव करने का। अगर वो प्रूफ कर लिए तो वो मिनिस्टर रहेंगे, वरना उन्हें निकाल दिया जाएगा। और प्रूफ क्या करना है? उन्हें 6 महीने का टाइम मिलता है कि आप पार्लियामेंट में जीत के दिखाइए। अगर आप पार्लियामेंट में जीत गए, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, तो आप मिनिस्टर बने रहेंगे, वरना फिर मिनिस्ट्री आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी एक लूप होल है डेमोक्रेसी में। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलके कौन चूज करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज करते हैं। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है बच्चा? लाइक आई सेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारे होते हैं, उसमें से चूज किया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं 60 to 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें अब मिनिस्टर्स बोला जाता है। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर बहुत सारे तरीके के छोटे छोटे मिनिस्टर्स आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, इनफैक्ट पार्लियामेंट सेक्रेटरीज भी होते हैं कई बार। राइट, समझो फिर से, लोकसभा मतलब कि पार्लियामेंट में से कुछ मिनिस्टर्स को बना दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दे आर समवेयर अराउंड 60 to 80। उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कई सारे मिनिस्टर्स आते हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरीज आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर आते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। तो डिफरेंस समझ आया? कैबिनेट मिनिस्टर्स आर अ पार्ट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सम 60-80 होते हैं, उसमें से कुछ 15 से 20 जो है आपके कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। So Council of Minister is the official name for the body that includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers, out of which सम आर नोन एज कैबिनेट मिनिस्टर। ये कैबिनेट मिनिस्टर वो लोग होते हैं जो टॉप लीडर्स होते हैं देश के, जिन्हें देश की सबसे बड़ी चीज़ें हैंडल करने को दिया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि रेलवे, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ, ऑल ऑफ दीज। राइट, सो ये जो आप जानते हो, अमित शाह हो गए या फिनेंस मिनिस्टर, जो भी आप मिनिस्टर्स आसपास देखते हो जो बहुत न्यूज़ में चर्चा में रहते हैं, दे आर मोस्टली कैबिनेट मिनिस्टर ही। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है। दे आर समवेयर अराउंड 15 to 20 एंड समवेयर 25 ऑल्सो। राइट नाउ आई थिंक इंडिया में देर आर समवेयर अराउंड 22 to 23 कैबिनेट मिनिस्टर वर्किंग। इट ऑल डिपेंड्स। प्राइम मिनिस्टर्स को लगता है, प्राइम मिनिस्टर को अगर लगता है कि और कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए तो और भी बन सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द डेमोक्रेसी, इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइम मिनिस्टर। राइट, सो लाइक आई सेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट के अलावा और भी मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आते हैं, जिन्हें स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज मिला होता है। भाई देश की सारी स्टेट्स एक समान नहीं है, कई स्टेट्स हैं जिनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपॉइंट किए जाते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं, और उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है कि आपके पास ये मिनिस्ट्री है, इसमें आपको काम करना है और आपको जो रिपोर्ट है ऑब्वियसली सबमिट करनी है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप देख रहे हो, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एक इनर रिंग थी जिसे बोला गया कैबिनेट। अभी ये कैबिनेट कितना इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं बच्चा। देखो, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स बैठ के जो है डिसीजन ले। प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसमें 60 से 80 लोग आते हैं वो रोज रोज मिले, रोज रोज मीटिंग करें, रोज रोज डिस्कशन करें और रोज रोज डिसीजन ले। राइट, सो एक्चुअली एक पार्लियामेंट वाली डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या होता है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है इसे। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉमनली नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाई? बिकॉज ये जो कैबिनेट है, जो इनर सर्कल है 15 से 25 मिनिस्टर्स का, ये बैठ के लेते हैं डिसीजन। ये, और इनका हेड कौन होता है, इनका चेयरपर्सन कौन होता है? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर।
तो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स आर एक्चुअली द मेन डिसीजन मेकर्स इन अ डेमोक्रेसी, एंड दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी समटाइम्स नोन एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, समटाइम्स नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली हर मिनिस्ट्री के अपने सेक्रेटरीज होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिनके पास नॉलेज होती है, क्योंकि ये अज्यूम करना कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास एजुकेशन और नॉलेज होगी, ये एक आई वुड से दैट वुड बी अ रॉन्ग अजम्पशन। समटाइम्स दे विल हैव, समटाइम्स दे वोंट। तो कैबिनेट के अपने ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज होते हैं जो पुराने बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो जॉइंट सेक्रेटरीज कैबिनेट सेक्रेटरीज को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, इनका भी योगदान होता है, इनकी नॉलेज को यूज़ करके मिनिस्टर्स जो है डिसीजन लेते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो आप देख रहे हो कि डेमोक्रेसी वो गाड़ी है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स दोनों के तालमेल से चलती है। अगर कोई भी एक नहीं होगा तो डेमोक्रेसी शायद अच्छे से चल नहीं पाएगी। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या बच्चा फंक्शंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। पहली बात तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, बहुत ही ज़्यादा पावर है इनके पास, पूरे देश में फेमस होते हैं। किसी को पता हो ना हो, लेकिन सबको प्राइम मिनिस्टर, कुछ पता होना हो सबको प्राइम मिनिस्टर पता होता है। प्रेसिडेंट किसी को पता नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर सबको पता होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर के चेयरपर्सन होते हैं। सारे डिपार्टमेंट, चाहे फिनांस डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, काम है, वो यही देखते हैं। फिर इनका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। अगर दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं, किसी बात में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो जो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो ही इज़ लाइक द लीडर ऑफ द ग्रुप, ही और शी। इनके पास डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को काम देने का और उन्हें सुपरवाइज करने का भी काम होता है। रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, मतलब एक बार तो काम दे ही देते हैं कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तुम ये देखो, फिनेंस मिनिस्ट्री तुम ये देखो। बाद में जब काम खत्म हो जाता है तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। मिनिस्टर्स को चेंज भी कर देते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि एचआरडी मिनिस्टर चेंज हो गए और ये मिनिस्टर चेंज हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, अगर उन्हें लगता है कि कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर, उनका एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, तो वो चेंज कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, राइट। All ministers work under the leadership of the prime minister. This is a very very important point. एंड जब प्राइम मिनिस्टर जॉब छोड़ते हैं, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया कि मैं नहीं आ रहा कल से जॉब पे, तो फिर जो है पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल मिनिस्टर को करना पड़ेगा रिजाइन, क्योंकि जब लीडर, जब कैप्टन ही नहीं खेल रहा गेम, तो आप कैसे खेलोगे, राइट। सो दिस इज हाउ अ डेमोक्रेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर रोल। ये क्वेश्चन जो है अगेन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ सकता है। 3 में आए तो 4 पॉइंट्स लिख देना, 5 में आए तो 6 या 7 पॉइंट्स जरूर लिख देना। ओके, इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, देन कैबिनेट के अंदर सबसे पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ओवरऑल सबसे पावरफुल कौन है डेमोक्रेसी में? प्राइम मिनिस्टर। आई डोंट नीड टू से इट अगेन एंड अगेन, यू गेट द पॉइंट. The powers of the Prime Minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much that in recent decades the parliamentary democracies are sometimes known as Prime Minister form of democracy. Prime Minister की जो पावर से बच्चा वो ओवरऑल दुनिया में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कई बार लोग पार्लियामेंट वाली डेमोक्रेसी को प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी या प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलने लग गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। आई टेल यू व्हाट, डेमोक्रेसीज जो है वो 2 तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक होती है आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर बहुत पॉपुलर भी होता है, टॉप लीडर होता है, मीडिया में भी बहुत फेमस होता है, उसकी चलती भी बहुत है, उसके पास पावर भी बहुत होते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी होता है जिसका सोसाइटी में बहुत अच्छा होल्ड होता है, एवरीबडी नोज हिम, एवरीबडी लाइक्स हिम और हर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट दूसरी तरीके की जो डेमोक्रेसी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीएम होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द स्टेट भी वही होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही होते हैं, ठीक है। सो दिस आई वांटेड टू टेल यू।
तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर्स की, बहुत कम है लेकिन हैं। फॉर एग्जाम्पल राइज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स, मैंने आपको बताया ना कि अब ऐसा दौर आ गया है 1990 के बाद से कि किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ट्रू मेजोरिटी नहीं मिल पाती, तो अलायंस बना के गवर्नमेंट बनानी पड़ती है, कोलिजन की सरकार बनानी पड़ती है। अभी कोलिजन की सरकार में क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, कुछ मिनिस्टर्स आपको पसंद करते होंगे, कुछ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करते होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को जब भी कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो ये ध्यान देना पड़ता है कि यार ये वाली पॉलिटिकल पार्टी गुस्सा ना हो जाए, वो वाली गुस्सा ना हो जाए, वो वाली गुस्सा ना हो जाए, उसके मेंबर्स को भी मिनिस्ट्री दे देते हैं, उसके मेंबर्स को भी कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं, ताकि सब लोग जो है कोलिजन सरकार में खुश रहें। क्यों? क्योंकि अगर आपके कोलिजन ने अपने हाथ खींचे पीछे, अगर एनडीए में से 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज पीछे हट गई तो फिर प्राइम मिनिस्टर चेंज होने पड़ेंगे, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर को भी अगर अपना करियर बना के रखना है तो उन्हें सबकी बातें सुननी पड़ती हैं और सबकी बातें माननी पड़ती हैं। ही हैज टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन द पार्टी एज वेल एज अलायंस पार्टनर्स, has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends. Like I said, अगर coalition टूटा, अगर alliance टूटा तो प्राइम मिनिस्टर भी बदले जा सकते हैं, इसलिए बहुत टीडियस काम हो जाता है आजकल की सरकार में प्राइम मिनिस्टर का। सबको खुश रखना पड़ता है और सबको खुश रखना बहुत टायरिंग होता है। तो चलो आगे चलें, इससे पहले 2-3 एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू है ये, व्हाट डू द सिविल सर्वेंट्स डू? यू हैव 5 seconds, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, देन आई टेल यू द आंसर। What do the civil servants do? Very nice. The right answer is option number A. Next question. अच्छा नहीं, एक ही क्वेश्चन था, सॉरी। प्रेसिडेंट की बातें करते हैं। प्रेसिडेंट कौन है भाई? हेड ऑफ द स्टेट है। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होती है। नॉमिनल का मतलब नाम की पावर है, पेपर पे पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है नहीं। देखो प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। प्रेसिडेंट को कोई ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बहुत पॉपुलर होते हैं। आज भी इंडिया में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अपने प्रेसिडेंट कौन है पता नहीं होगा। जब प्रेसिडेंट कौन है कमेंट में बता रहा है, मैं देखती हूँ आपको पता है कि नहीं। बट एनीवे, प्रेसिडेंट जो है बहुत लोगों को पता नहीं होते हैं, बहुत पॉपुलर नहीं होते हैं प्रेसिडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर के पास एक पॉपुलर सपोर्ट होता है जनता का, लेकिन प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, पार्लियामेंट है या विधानसभा है, कुछ भी है, सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का ओवरऑल फंक्शन जो है वो प्रेसिडेंट देख रहे होते हैं। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो प्रेसिडेंट आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं कि यार प्यार से काम करो, हार्मनी में काम करो, ठीक है। प्रेसिडेंट डेफिनेटली इलेक्टेड नहीं होते हैं। जो विधानसभा के एमएलएज होते हैं, और सारी विधानसभा, सारे स्टेट्स और सारे यूटीज में जितनी विधानसभा है उनके जितने मेंबर्स हैं उन्हें आप एमएलएज बोलोगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो आपके राज्यसभा और लोकसभा में लोग बैठे हैं उन्हें आप एमपी बोलोगे। तो देश के सारे एमपीज और एमएलएज क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। वोटिंग, एक बार वो उनका चुनाव हो जाता है फिर वो वोटिंग करते हैं, और पर पर्सन पर वोट पर वन वैल्यू वाले वोटिंग के स्टाइल से फिर आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। तो प्रेसिडेंट ऐसे इलेक्ट होते हैं। A candidate standing for president post has to get a majority of the votes to win the election. This ensures that the president can be seen to represent the certain nation. At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the PM can. This ensures that he remains only a nominal executive. तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट वोटिंग बाय एमपीज एंड एमएलएज। जनता वोट नहीं करती है, जनता सिलेक्ट करती है अपने एमपीज और एमएलएज, और वो बाद में जाके क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट इतने पॉपुलर नहीं होते, पीएम ज्यादा पॉपुलर होते हैं। दिस इज वाई, बिकॉज इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ democracy we want the PM to be more powerful than the president, right? लेकिन फिर भी जो पावर्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज किसके नाम पे होती है? प्रेसिडेंट के नाम पे। पीएम को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो भी लॉ बनेगा, जो भी पॉलिसी डिसीजन देखा जाएगा, किसके नाम पे होगा? किसकी मोहर लगेगी लास्ट में? प्रेसिडेंट की लगेगी। सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज, यूएसए के साथ हमारा कॉन्टैक्ट कैसा होगा, पाकिस्तान के साथ कैसा होगा, श्रीलंका के साथ कैसा होगा, बाकी कंट्रीज के साथ हमारा जो भी रिलेशनशिप होगा या जो भी डॉक्यूमेंट साइन होगा वो किसके नाम पे साइन होगा? प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होगा। हमारी जो आर्मी है, जो डिफेंस फोर्सेज है, चाहे वायु सेना, थल सेना, जल सेना, जो भी सेना है, जो भी हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट है। चलो आपका एक होमवर्क है, आपको पता लगाना है कि जो इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, इन सबके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग।
तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, बट लाइक आई सेड ही इज लाइक द रबर स्टैम्प, नॉमिनल पावर्स होती हैं, नाम की पावर्स होती हैं, पेपर पे लास्ट स्टैम्प जो लगेगा वो प्रेसिडेंट का लगेगा, लेकिन वो जो डिसीजन लेने का प्रोसेस है उसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हमारे देश के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर के पास तो पावर है ही है. The president exercises all these powers only on the advice of the council of ministers. The president can only appoint the prime minister on his or her own will. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना सबसे बड़ा काम है जो प्रेसिडेंट करते हैं. बाकी वो बाद में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो फ्रीली प्रेसिडेंट काम नहीं कर पाते हैं. What does the president really do? There is one very important thing that he or she does: appoint the prime minister. लाइक आई सेड, थोड़ा प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक पे पीछे चलते हैं. मैंने आपको बताया ना कि प्राइम मिनिस्टर या तो किसी पार्टी को ट्रू मेजोरिटी मिल गई है तो उसके लीडर को बना दो, अगर अलायंस जीत गया है तो अलायंस में जिस पार्टी को मेजोरिटी है उसके लीडर को बना दो प्राइम मिनिस्टर. अगर ये दोनों ही सिचुएशन नहीं है, कोलिजन पार्टी को भी मेजोरिटी नहीं मिली और ट्रू मेजोरिटी भी नहीं मिली, तब जो प्रेसिडेंट है आपके एक किसी मेंबर, लोकसभा के किसी मेंबर को जो है बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उन्हें टाइम दे देते हैं कि भैया प्रूव कर दो. When no party or coalition gets a majority in Lok Sabha, the president exercises his discretion. The president appoints a leader who, in her opinion, उनके हिसाब से वो जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है. फिर वो फ्लोर पे छोड़ देते हैं कि अब आपके पास छूट है, आप लोकसभा से अगर मेजोरिटी हासिल कर ली, लोगों को आपने कन्विंस कर लिया, तो आप प्राइम मिनिस्टर टिके रहोगे, वरना मैं कोई और व्यक्ति चूज करूंगा. ठीक है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट. ईनी मीनी पिंकी पो चल रहा होता है वहाँ पे. नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एज द पर्सन हु द प्रेसिडेंट थिंक्स इज फिट फॉर बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. बट दिस इज द केस व्हेन देयर इज नो मेजॉरिटी, जस्ट बाय द वे. ओके, द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा रही थी कि डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है. एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री, वो तो हम कब से पढ़ रहे हैं. दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम. प्रेसिडेंशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट देशों में देखा जाता है बच्चा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज दुनिया की प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करती हैं, जैसे कि यूएसए में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट, जैसे बराक ओबामा है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं. लोगों ने डायरेक्ट वोट दिया था और ओबामा जीते थे या बिडेन जीते थे. और यही जो होते हैं लोग फिर बाद में जाके स्टेट के भी हेड बनते हैं और आपके उसके भी हेड बनते हैं, गवर्नमेंट के भी हेड बनते हैं. And the president does not need the support of the majority of the members in the Congress, and neither he or she is answerable to them. तो हमारे देश में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है. तो प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ देख के चलना पड़ता है यार. कोलिजन गवर्नमेंट में जितने मेंबर्स हैं सबकी बातें मान लो, लोकसभा को खुश रखो, राज्यसभा को खुश रखो. वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूएसए में ऐसा कुछ नहीं होता है. यूएसए में प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हुए, जनता ने इलेक्ट किया है, तो वो किसको जवाब देंगे, जनता को जवाब देंगे. वो अपने कांग्रेस को जवाब नहीं देते हैं. वहाँ मतलब संसद नहीं होती, वहाँ कांग्रेस होती है, इसलिए कांग्रेस बोल रही हूँ. तो वो कांग्रेस को जवाब नहीं देते, वो जनता को जवाब देते हैं. उनको कोई मतलब नहीं बनता कांग्रेस उनसे खुश है कि नहीं है. ठीक है, दे डोंट केयर. The US president is directly elected by the people. He personally chooses and appoints all the ministers. तो भाई बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत पावर है ना. गवर्नमेंट भी आपके अंदर है, स्टेट भी आपके अंदर है, आर्मी भी आपके अंदर है. तो इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल रोल. Sometimes when the presidents are not so nice, it can be a problem in presidential system. Okay. Presidential system में he has a fixed tenure for 4 years and completes it even if the party does not remain in the majority of the Congress. प्राइम मिनिस्टर वाले सेटअप में क्या होता है कि अगर आपकी पार्टी मेजोरिटी में है लोकसभा में, तब तक आप प्राइम मिनिस्टर बने हो. पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी में नहीं रही तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लोगों ने इलेक्शन दिया है, तो आपकी पार्टी को मेजोरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है उससे कोई मतलब नहीं है. राइट, लैटिन अमेरिका के कई सारे देशों में ये रूल फॉलो होता है. सोवियत यूनियन की, जो पुरानी सोवियत यूनियन यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी, वहाँ पे ये रूल फॉलो होता है. और यूएसए तो एक है ही बहुत बड़ा एग्जांपल जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है. गिवन द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल देते हो. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ पे आप उन्हें प्राइम मिनिस्ट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल देते हो. इंडिया में कौन सी है, प्राइम मिनिस्ट्रल. ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज इलेक्टेड बाय व्हाट, हु, कैसे इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 5 सेकेंड्स, इजी पीजी. वेरी नाइस. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज. कौन करता है, एमपीज और एमएलएस.
चलो अभी जुडिशरी पे आते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लास्ट पार्ट हमारा डेमोक्रेसी का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है जुडिशरी। सारी कंट्रीज में होती है जुडिशरी, जहां जहां डेमोक्रेसीज है वहां वहां जुडिशरी होगी। और इंडिया की जो जुडिशरी है वो तो क्या ही बोले, जितना बड़ा कंट्री है उतनी बड़ी जुडिशरी। हमारी जुडिशरी जो है अलग अलग लेवल पे है, लोकल लेवल पे अलग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग है, स्टेट लेवल पे अलग है, सेंट्रल लेवल पे अलग है, लेकिन हमारी जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है। सबसे ऊपर कौन सा है, एपेक्स कोर्ट कौन सा है, एपेक्स मतलब जो चोटी पे बैठा हुआ है, वो है आपका सेंट्रल कोर्ट। हाई कोर्ट्स कहाँ होते हैं, स्टेट में होते हैं, किसी स्टेट में 2 भी होते हैं हाई कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, जिला लेवल पे, जैसे कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लोकल लेवल पे कौन से होते हैं, जो सिटीज में होते हैं, सिटीज में, टाउन्स में, गाँव में नहीं होते हैं, यूजली टाउन्स या सिटीज में होते हैं, ठीक है। इंडिया हैज एन इंटीग्रल जुडिशरी सिस्टम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जुडिशरी अलग अलग लेवल पे बनी हुई है, लेकिन वो आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन लेगा जुडिशरी के लिए, जैसे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कल से जो है कोर्ट 10 बजे खुलेंगे, तो फिर कल से 10 बजे खुलेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी 10 बजे खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 10 बजे खुलेगा, हाई कोर्ट भी 10 बजे खुलेगा। तो इंटीग्रेटेड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हैं वो सारे के सारे कोर्ट्स में फॉलो होते हैं। इट इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। और इंटीग्रेटेड किस तरीके से, मान लो लोकल कोर्ट में आपने कोई डिसीजन लिया, जज ने कोई डिसीजन लिया, आपको पसंद नहीं आया, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी वही डिसीजन दे दिया, आपको पसंद नहीं आया, आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, हाई कोर्ट ने भी आपके हित में नहीं दिया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, और अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपके हित में डिसीजन नहीं लिया है तो फिर उसके अलग रास्ते हैं जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का, जो जुडिशरी हमारे देश की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अलग अलग तरीके के डिसीजंस लेती है। अगर दो सिटीजन्स के बीच में लड़ाई हो गई है तो भी जुडिशरी निपटाएगी। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो गई है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा इंदिरा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो भी जुडिशरी के पास गया केस। 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई है तो भी जुडिशरी उसे सुलझाएगी। स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई हो गई है तो भी उसे कौन सुलझाएगा, जुडिशरी सुलझाएगी। सो ये 4 तरीके के मेजर डिस्प्यूट्स होते हैं जो हमारी जुडिशरी देखती है। इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी, मतलब कि ना तो एग्जीक्यूटिव्स के अंडर आती है, ना सिविल सर्वेंट्स की बात मानी जाती है जुडिशरी में, ना तो मिनिस्टर्स की बात मानी जाती है, एमपीज और एमएलएस की बात मानी जाती है। इंडिपेंडेंट होती है, अलग चलती है, पावरफुल होती है, राइट। The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. जुडिशरी किसके अकॉर्डिंग काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, लीडर्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, क्योंकि लीडर्स तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, अभी उनके अकॉर्डिंग क्या काम करना है ना। तो जुडिशरी इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इन अ डेमोक्रेसी, और इट शुड बी। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं या जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस कौन होते हैं, वो पूरी जुडिशरी के हेड है। तो चीफ जस्टिस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए साथ में प्राइम मिनिस्टर बैठे ही रहते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। एक बार चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाते हैं तो चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तीनों मिलके फिर बाकी जजेस को अपॉइंट करते हैं। समझ आया, पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने मिलकर चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिए, फिर उन तीनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाकी जजेस को अपॉइंट किया। जब एक बार इंसान जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इलेक्ट हो जाता है तो फिर उसे वहां से निकालने का प्रोसेस बहुत इजी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जुडिशरी पावरफुल बनी रहे। जुडिशरी पावरफुल तब बनी रहेगी जब लोगों का इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट तरीके से होगा और लोगों का निकाले जाना भी थोड़ा टफ होगा। तो अगर किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को, एडवोकेट को या जज को हटाना है तो आपको इम्पीचमेंट करना पड़ेगा बच्चा। क्या प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट प्रोसेस से आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकते हो। इवन प्रेसिडेंट को भी इसी तरीके से हटाया जाता है। तो एक तरीके से देख रहे हो कि कितनी कितनी ज्यादा ताकत है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बीच में। कैसे हटेंगे, मान लो किसी पर्टिकुलर जज को हटाना है तो फिर ये लोकसभा और राज्यसभा तक जाएगी बात। इम्पीचमेंट ऐसे ही होता है बच्चा, लोकसभा और राज्यसभा। मान लो लोकसभा में मेजोरिटी मेंबर्स कितने हैं, मतलब लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, एक्स, राज्यसभा में कितने हैं, वाई। तो मेजोरिटी ऑफ एक्स यानी कि 2/3 ऑफ एक्स एंड 2/3 ऑफ वाई जब सेपरेटली बोल देंगे ये बात,
कि हाँ हमें इस जज को हटाना है, तब जाके पॉसिबल हो पाएगा, और ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्पीचमेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन डेमोक्रेसी, राइट। तो आपने देखा कि जुडिशरी के पास भी काफ़ी पावर है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ऑब्वियसली झगड़े सुलझाते हैं, सारे डिस्प्यूट्स को सुलझाते हैं। एट द सेम टाइम इनके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। जैसे कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, उसमें क्या हुआ था कि लोग गए थे जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटाने कि भाई हमें लग रहा है कि ये जो लॉ बना है 27% वाला, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। फिर जुडिशरी ने बोला ज़्यादा मत बोलो, हमारे पास ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, और हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करके बता रहे हैं कि ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है। तो किसके पास ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ी हुई बातों का असली मतलब बताने की? जुडिशरी के पास। सेकेंड पॉइंट, कोई भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मतलब कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हित में है, ये बात कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी डिसाइड करती है। और इस तरीके के प्रोसेस को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। जो इंदिरा साहनी वाले केस में हुआ, हमने जो स्टार्टिंग में केस पढ़ा, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा गया था। लॉ तो बन गया था, जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ लॉ ठीक है, लेकिन एक छोटा सा चेंज कर दो, है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जैसे जो आपके प्रियम्बल में जो चीज़ें लिखी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे फेडरलिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें जो है चेंज ना हो, ये जुडिशरी मेक श्योर करता है। क्योंकि लीडर्स है भाई, लीडर्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कल को क्या पता चला इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे इतना गंदा कर दिया इन्होंने कि वो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, है ना। तो जुडिशरी मेक श्योर that the basic principles of constitutions are not changed. फंडामेंटल राइट्स, हमारे देश में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रैक्टिस आवर ओन रिलीजन, राइट। ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट भी कौन प्रोटेक्ट करता है हमारे लिए? जुडिशरी। अगर हमारे फंडामेंटल राइट पे कोई भी बात आई, चाहे वो किसी सिटीजन की वजह से हो, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की वजह से हो, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हो, अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कुछ नुकसान पहुंच रहा है, तो हमारा कौन सॉल्व करेगा हमारी प्रॉब्लम? जुडिशरी सॉल्व करेगी। कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होती है बच्चा। पब्लिक, अगर आपका पर्सनल फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप पर्सनली जा सकते हो जुडिशरी के पास। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा लॉ बन जाता है जो एक पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ होता है, लेट्स से विमेन के खिलाफ है या दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के खिलाफ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब एक बड़े सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के खिलाफ होता है कोई लॉ या कोई ऑर्डर, या उनके फंडामेंटल राइट पे किसी भी तरीके से आचार्य होती है, तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जाती है, क्योंकि पब्लिक की बात हो रही है, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही। आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी PIL फाइल कर सकते हो, आप किसी और की कम्युनिटी के लिए भी फाइल कर सकते हो। यू डो नॉट हैव टू बी इवन इन्वॉल्व इन द केस। मान लो मुझे लगा कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ अच्छी चीज़ें नहीं कर रही है, ट्रांसजेंडर्स को डिस्क्रिमिनेट कर रही है, तो मैं ट्रांसजेंडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए कोर्ट में PIL फाइल कर सकती हूँ। मोस्टली डेमोक्रेसीज में PIL NGOs फाइल करती हैं, बिकॉज वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम है लोगों का वेलफेयर करना। तो NGOs के थ्रू काफ़ी PIL फाइल होती हैं, ठीक है। सो ये है PIL के बारे में आपको और पढ़ना हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। चलो, सो एक और अच्छे से कर लेते हैं यार। ये पता नहीं मेरे ये नंबर्स मैं सही डालती हूँ, ये पता नहीं बाद में क्यों खराब हो जाते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो कोई भी डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देखता है, ये चारों डिस्प्यूट्स में थे। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू का काम है, PIL पे एक्ट अपॉन करता है, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है, हाईएस्ट कोर्ट है अपील का, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, सारे क्रिमिनल या सिविल केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सो ये सारे हैं, मतलब सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी पावर्स हैं आपके सुप्रीम कोर्ट की। चलिए NCERT क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चा जल्दी से। पहला NCERT क्वेश्चन है आपका ये, इफ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन? यू हैव 10 सेकेंड्स। अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो इसमें से कौन सा डिसीजन है जो आप खुद से ले सकते हो अकेले? बाकी सब में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठे रहते हैं। चलो, वेरी गुड। द राइट आंसर इज आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल पास बाय बोथ द हाउसेस। एक सेकेंड यार, ए आएगा यहाँ आंसर। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसमें से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है? अगेन यू हैव 10 सेकेंड्स. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि मिनिस्टर्स. राइट आंसर इज होम मिनिस्टर. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये सब कौन होते हैं? ये सब होते हैं सिविल सर्वेंट्स. तो ये होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स? जुडिशरी के बारे में इसमें से कौन सी बात गलत लिखी हुई है? 10 सेकेंड्स. Very well done. The right answer is option number A. Every law passed by the parliament needs approval of the Supreme Court. ये बात गलत है. सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल नहीं चाहिए होता है. अगर लॉ आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्ट अपॉन कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस कैन मेक चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री? कौन है जो ऑलरेडी लॉ बना हुआ है उसमें कोई चेंजेस ला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. राइट आंसर इज पार्लियामेंट. लॉ से रिलेटेड कुछ भी बनना है, कुछ भी बिगड़ना है, कौन करेगा? पार्लियामेंट. उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. चलिए, वाई इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस. यू हैव 10 सेकेंड्स. अच्छा चलो 20 ले लो, बड़ा क्वेश्चन है. Very nice. The right answer is, in a parliamentary democracy, only the leader of the majority party in the Lok Sabha can become the prime minister. Lok Sabha can remove the prime minister. Yeah, but then it's not nicely put. Since the prime minister is appointed by the president, there is no need for it. No, obviously there is a need for PM. Direct election of the PM will involve a lot of expenditure on election. That is true. That is true. Might involve, but that's not why we have election like this. So the most appropriate answer is option number A. ओके सो आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं ये. इनका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में. जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में दिखाने वाली हूँ. सो बी क्विक अबाउट इट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बनाई गई थी? एंड दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल लॉज मेड इन द हाउसेज कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंट ऑफ. किसकी फाइनल मोहर चाहिए होती है तभी जो लॉज हैं वो फोर्स में आते हैं, मतलब कि लॉज जो है कंट्री में लागू होते हैं. सो दीज आर द 2 क्वेश्चन. द लास्ट क्वेश्चन इज, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोल रही हूँ, हेड ऑफ द स्टेट नहीं बोल रही हूँ. ठीक है. सो डोंट फॉरगेट कि आप मुझसे डाउटनेट पे भी पढ़ सकते हो. ऑल यू हैव टू डू इज डाउटनेट की ऐप डाउनलोड करनी है बच्चा. आपके ऐप स्टोर पे अवेलेबल है सारे एंड्रॉयड फोन्स में. और कोर्स चल रहा है एक जिसपे 50% ऑफ लगा हुआ है. और ये कोर्स जो है इसमें हम पूरा टर्म 2 पढ़ा रहे हैं, टिप टू टो, मतलब एक्सप्लेनेशन से लेके सब कुछ इसमें पढ़ाया जा रहा है. आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं, असाइनमेंट्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, वीकली लाइव सेशंस होते हैं, सारी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की वीडियोस होती है, सब कुछ होता है. राइट. और इस पे 50% आपको ऑफ भी मिल सकता है इफ़ यू विल यूज़ द कूपन कोड NY50. सो आई थिंक ये कुछ दिन तक चल रहा है, संडे तक चल रहा होगा शायद. तो 012471588250 पे कॉल करके आपको कोई डाउट्स हैं कोर्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो. और फिर कोर्स अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी हैं जो डायरेक्ट खुलते हैं. इसमें मैं आपको SST पढ़ा रही हूँ, प्राणे और अथर्व जो है आपको मैथ्स और साइंस पढ़ा रहे हैं, और रुबीना जो है आपको इंग्लिश पढ़ा रही है. सो डोंट फॉरगेट टू अवेल दिस कोर्स इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग कि ऑनलाइन कोर्स इज बेटर इन द पैंडेमिक. ठीक है. So bye, I'll see you next time. Till then, take care. Tata.